नमस्कार, आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल ट्रेंडिंग से टक्कर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो कि आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और पाइए हर लेटेस्ट बड़ी खबर। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के अगली खबर के बारे में। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को 16 नवंबर को पीतमपुरा इलाके में 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और स्थानीय अस्मिता को सम्मान देने के लिए उठाया जा रहा है। सीएम गुप्ता ने यह घोषणा कर हैदरपुर गांव में आयोजित श्रेष्ठ संपर्क यात्रा कार्यक्रम के दौरान यात्रा की। यह यात्रा 1962 के रिजांगला युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में आयोजित की गई थी। इस युद्ध में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 114 जवानों ने अपना बलिदान किया था। कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम गुप्ता ने कहा कि हैदराबाद गांव आज विकासशील द्वीप दिल्ली की पहचान बन रहा है, जहां परंपरा और आधुनिक दोनों का संतुलन देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। मक्का से मदीना जा रही एक यात्री बस सोमवार को 17 नवंबर 2025 को एक डीजल टैंक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 42 भारतीय उमरा तीर्थ यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना मुफरी हाट में हुई। बस में सवार सभी यात्री हैदराबाद से उमराह के लिए जा रहे थे। यात्रियों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। जब भी मुस्लिम उमराह के लिए सऊदी अरब जाते हैं तो सरकार उनका बीमा करती है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को कितनी राशि मिलने वाली है। सऊदी अरब में उमराह तीर्थयात्रियों के लिए एक बीमा प्रणाली है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। हालांकि जब किसी तीर्थयात्री के साथ कोई गंभीर दुर्घटना होती है तो ये बीमा उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत हो सकता है। बीमा राशि कितनी प्रदान की जाती है, किन परिस्थितियों में, और क्या भारत सरकार भी कोई सहायता प्रदान, तो आइए जानते हैं। सऊदी अरब उमरा वीजा प्राप्त करने वाले तीर्थयात्रियों को अनिवार्य बीमा प्रदान किया जाता है। इस बीमा को अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है, वीजा के साथ स्वतः ही शामिल हो जाता है। सऊदी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मक्का और मदीना आने वाले किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा उपचार, दुर्घटना या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में तत्काल और पूर्ण सुरक्षा मिल सके। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई है, तो वहीं एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन महज 34 सीटों पर सिमट गया है। जब टिकट बांटा गया तब महागठबंधन के कई प्रत्याशियों के खिलाफ विरोध हुआ। उसी में एक सीट थी परिहार विधानसभा सीट, जहां से आरजेडी की बागी रितु जायसवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। रितु जायसवाल ही आरजेडी की हार का कारण बनी है। अब रितु जायसवाल ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की है। रितु जायसवाल ने पप्पू यादव का भी धन्यवाद जताया है। पप्पू यादव से मुलाकात की और फोटो पोस्ट करते हुए रितु जायसवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, विधानसभा चुनाव में मुझे समर्थन देने के लिए पूर्णिया के माननीय सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी आज पटना में मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन के आह्वान पर नहीं एएनआई रेलवे मजदूर यूनियन का विरोध कार्यक्रम। फोटो 17 छपरा जंक्शन के डीजल लॉबी के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते लोग, रनिंग स्टाफ छपरा। हमारे संवाददाता। ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन के आह्वान पर एएनआई रेलवे मजदूर यूनियन छपरा शाखा ने सोमवार को डीजल लॉबी के बाहर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। माइलेज भत्ते में 25% बढ़ोतरी में हो रही देरी और स्थानीय समस्याओं के विरोध में रनिंग स्टाफ की बड़ी संख्या में शामिल हुआ। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के तहत टीम में 50% बढ़ोतरी लागू हो चुकी है, लेकिन माइलेज दर बढ़ाना बाकी है, जिसमें रनिंग कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है। उन्होंने किलोमीटर भत्ते को आयकर के दायरे से बाहर करने, लोको कैब में कैमरे लगाने की प्रक्रिया रोकने, फोग सेफ्टी डिवाइस में डेटोनर को इंजन में अनिवार्य रूप से लगाने। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार में आरजेडी की बुरी तरह हार के बाद लालू यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है और फैमिली के अंदर ये कलह सुनकर सामने आ गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी और उनके दोस्त संजय यादव की वजह से परिवार और पार्टी से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। साथ ही कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। तो आइए जानते हैं रोहिणी के ससुराल और उनके पति के बारे में, आखिर वह क्या करते हैं और वह कौन है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की दूसरी संतान है, यानी उनका जन्म मीसा भारती के बाद हुआ, जो तेजस्वी यादव से बड़ी है। रोहिणी आचार्य पेशे से एक डॉक्टर है। उन्होंने एमबीबीएस किया है। वर्तमान समय में वह अपने पति के साथ सिंगापुर में रहती है। रोहिणी अक्सर अपने अजब गजब बयान को लेकर चर्चा में रहती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा चर्चा उनकी 2022 में हुई थी, तब उन्होंने अपने पिता लालू को किडनी दान देकर पूरे देश से सम्मान पाया था। लेकिन अब उन्होंने परिवार और पार्टी को छोड़ने का ऐलान करके राजनीतिक गलियारों में हलचल।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। जम्मू रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात एक रूटीन चेकिंग उस समय हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में बदल गई जब तुरंत दुरंतो एक्सप्रेस में बैठा एक यात्री अपने बैग को लेकर संदिग्ध नजर आया। जैसे आरपीएफ दानापुर और जीआरपी झांझा की संयुक्त टीम ने उससे पूछताछ शुरू की तो मामला सामान्य नहीं बल्कि चौंकाने वाला आया। ट्रेन पहुंचते ही शुरू हुई थी विशेष जांच। सुरक्षा नियंत्रण कक्षा से पहले ही ट्रेन एस्कॉर्ट टीम को संकेत मिल चुका था कि झांझा में विशेष तलाश जरूरी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन रुकते ही S3 कोच को टारगेट करते हुए टीमें जांच में जुट गई। तलाशी के दौरान अधिकारी को एक नज़र युवक पर पड़ी जो काला पिट्ठू बैग अपनी गोद से छिपाए बैठा था। जब उसके बैग के बारे में पूछा गया तो वह बड़ी सहजता से बोला इसमें किताबें हैं, परंतु उसके हाव इतने असामान्य थे कि टीम ने बैग खोलने का फैसला कर लिया। जैसे ही चैन खुली सामने आए नोटों के 28 बंडल गिनती के बाद रकम करीब 70 लाख रुपए निकली। इतनी भारी नकदी देखकर जांच टीम भी कुछ क्षण। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार चुनाव में मिली शर्मनाक हार के बाद राजद ने समीक्षा बैठक बुलाई जिसमें तेजस्वी यादव, लालू यादव सहित जीते सभी विधायक और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ पूरे चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। बताया गया है कि चुनाव में जैसी सफलता एनडीए को मिली है इसको लेकर अभी भी पार्टी को भरोसा नहीं है, जिसके बाद अब चुनाव के नतीजों को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में है। बैठक में शामिल रहे प्रवक्ता के पूर्व विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि निश्चित रूप से जो नतीजा सामने आया है वह हैरान करने वाला है। ये बिना किसी सेटिंग के संभव नहीं हुए। लोग कह रहे कि ये नीतीश कुमार के विकास की जीत है, तो मैंने भी अपने क्षेत्र में विकास का काम किया था लेकिन मैं खुद हार गया। डॉक्टर संजीव ने एक बार फिर हार के लिए ईवीएम से सेटिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिना सेटिंग के यह संभव नहीं है। चुनाव से पहले 65 सीटें की लिस्ट बनाई गई थी जिसमें मेरी सीट भी थी। यह लिस्ट एक अधिकारी के पास थी। यह लिस्ट मैंने देखी तो इन 65 सीटों को। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार की सियासी बिसात में जनवरी 2024 की जिस बगावती मुहिम ने सत्ता के गलियारे में भूचाल ला दिया था उसका असर इस बार के चुनावी नतीजों में साफ झलक पड़ा है। नीतीश सरकार गिराने की साजिश में नाम आए 5 विधायक मिश्रीलाल यादव, दिलीप राय, रसीम वर्मा, बीमा भारती और डॉक्टर संजीव कुमार इस बार दोबारा विधानसभा की दहलीज तक नहीं पहुंच सके। 3 नेताओं को भी उनकी ही पार्टी ने बेटिकट कर बाहर रास्ता दिखा दिया, जबकि दल बदल कर मैदान में उतरी पूर्व मंत्री बीमा भारती और परबत्ता के पूर्व विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को मतदाताओं ने भारी अंतर से नकार दिया। उधर इस मामले की शिकायत दर्ज कराने वाले हरलाखी के जदयू सुधांशु शेखर ने सिर्फ अपनी सीट बचाई बल्कि बड़ी जीत के साथ दोबारा विधानसभा पहुंचे। मानो अवाम ने यह संदेश दे दिया कि सियासी खेल में साजिश का बाजार चलने वालों को नहीं बल्कि सच बोलने वालों को। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश में हुए पिछले साल प्रदर्शन और करीब 1400 नागरिकों और आंदोलनकारियों की मौत के मामले में फांसी की सजा सुना दी गई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने इस मामले में आखिरी सुनवाई की और आदेश दिया कि शेख हसीना को मरते दम तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। शेख हसीना के लिए जैसे ही मौत की सजा मुकर्रर की गई वहां मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई और कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कोर्ट ने कहा कि शेख हसीना दोषी साबित होती हूँ उन्हें 3 ग्राउंड के आधार पर दोषी करार दिया जा रहा है। शेख हसीना को लोगों को भड़काने, हत्या का आदेश दिया और 3 दोषियों के खिलाफ एक्शन में नाकाम रहने का दोषी ठहराया जाता है। शेख हसीना को पहले चार्ज में मरते दम तक जेल में रखने की सजा सुनाई जाती है। मामले की सुनवाई कर रहे जज ने कहा कि शेख हसीना के कोर्ट में नहीं आने से ही साबित होता कि शेख हसीना दोषी है। कोर्ट ने कहा कि पहले आरोप के तहत शेख हसीना स्थिति को संभालने और हिंसा को रोकने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है। साक्ष्यों से पता चलता है कि पुलिस महानिरीक्षक एसपी भी दोषी हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि गृह मंत्री के आवास पर 19 जुलाई को बाद लगातार बैठक हुई जिसमें छात्र आंदोलन को दबाने के बाद आदेश दिया गया। शेख हसीना ने एक और कमेटी को प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के निर्देश दिए, जबकि अवामी लीग समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों को सक्रिय रूप से परेशान किया। अदालत ने आईजीपी से पूछताछ की जिन्होंने कथित करते हुए अपनी संलिप्तता स्वीकार। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बिल्ली मारकुटी खदान में हुए दर्दनाक हादसे में पुलिस ने गैर इरादतन मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी खदान मालिक मधुसूदन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस टीम का पठन किया गया है, उनकी तलाश जारी है। सोनभद्र खदान हादसे में पुलिस ने पनारी ग्राम पंचायत के क्रमासर टोला के रहने वाले छोटू यादव की शिकायत पर ओबरा थाने में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इस मामले में पुलिस ने खनन पट्टाधारक मधुसूदन सिंह, दिलीप केसरी और के अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई FIR दर्ज की है। पुलिस ने खदान मामले में पट्टाधारक मधुसूदन सिंह को गिरफ्तार किया। बाकी अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया है जो लगातार अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही। पुलिस ने जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। बता दें कि सोनभद्र में शनिवार को 3 बजे मारकुंडी खदान का अचानक एक हिस्सा दरक गया जिसकी वजह से कृष्णा
माइनिंग वर्क्स खदान धंस गई। इस हादसे में कई मजदूर दब गए, जिसे के बाद से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। जब मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। रोहिणी आचार्य की ये बात बहुत से लोगों को चुभ रही है। मार्मिक व्यवस्था है, लोग समझ नहीं पा रहे। जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी देकर उनकी जान बचाई, उनके साथ ही परिवार के लोगों के साथ ऐसा किया, उसे सोशल मीडिया पर खुलकर इस तरह अपना दर्द उड़ेलना पड़ा। किसी भी परिवार में इस तरह की घटना दुखद है। अंदर खाने कहा जा रहा है कि बहन और उसके भाई तेजस्वी यादव के बीच झगड़ा हुआ था। बिहार में चुनाव में आरजेडी की हार के बाद लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार बिखर गया है। तेज प्रताप पहले से नाराज थे, अब एनडीए को समर्थन देने जा रहे हैं। बेटी ने घर छोड़ दिया, लालू परिवार के झगड़े की इनसाइड स्टोरी अब पता चली। साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने आरजेडी को बड़ा झटका दिया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शर्मनाक प्रदर्शन की समीक्षा बैठक अगले ही दिन बुलाई गई। चर्चा में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी मौजूद थी। उनके लिए उस समय ऐसा स्थिति पैदा होगी जब उनके भाई तेजस्वी यादव के ने बैठक में कुछ ऐसा कह दिया कि बात लग गई। अगले ही दिन उन्हें राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा भी कर दी। करते अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को मिली करारी हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीते दिन शिवानंद ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लालू यादव को पुत्र मोह में अंधा होकर धृतराष्ट्र बताया था। वहीं एक बार फिर शिवानंद ने ट्वीट कर कई खुलासे किए। शिवानंद तिवारी ने लालू नीतीश को लेकर कई ऐसी बातें बताई जो आज तक कोई नहीं जानता। तेजस्वी यादव को लेकर भी शिवानंद तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। शिवानंद तिवारी ने सुबह सुबह ट्वीट कर कहा कि बिहार का यह चुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। यह पहला चुनाव है जिसमें भाजपा अपने सहयोगी के साथ बहुमत में आती दिखाई दे रही है। यह अलग बात है कि अभी वह कुछ दिनों तक नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाए रखेगी। बिहार में अपनी सरकार बनाना भाजपा का सपना रहा है। संपूर्ण हिंदी पट्टी में बिहार की एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ भाजपा अब तक अपनी सरकार नहीं बना पाई। बिहार बुद्ध की धरती है। यह चंपारण के सत्याग्रह के जरिए महात्मा गांधी संपूर्ण देश में जाने गए। यह लोहिया और जयप्रकाश के संघर्ष की धरती। इस धरती ने जब तक स्वतंत्र रूप से हिंदुत्व की विचारधारा को अपनी धरती पर फलने फूलने नहीं दिया, आज भी भाजपा यहाँ अन्य दलों से आयातित लोगों के कंधों पर टिकी हुई है। इनके सब के बावजूद अपनी सरकार बनाने के सपने को साकार करने के चौखट तक तो भाजपा पहुंची गई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। सऊदी अरब में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जिसमें 42 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। सभी यात्री उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे और मक्का मदीना की तरफ जा रहे थे। हादसा स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह हुआ, जो भारतीय समय IST के अनुसार लगभग 1:30 पर दर्ज किया गया। वहीं इस हादसे की खबर के बाद हैदराबाद इलाके में जनप्रतिनिधियों में हलचल तेज हो गई। क्षेत्रीय सांसद और AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मक्का से मदीना जा रहे 42 हज यात्री एक बस में सवार थे, जिसमें आग लग गई। मैंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास मिशन के उप प्रमुख DCM अब माथेन जोर से बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। मैंने हैदराबाद की 2 ट्रेवल्स एजेंसियों से संपर्क किया कि और यात्रियों का वितरण रियाद दूतावास और विदेश सचिव के साथ साझा किया है। मैं केंद्र सरकार खासकर विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से अनुरोध करता हूं कि वो सबों को भारत वापस लाए और अगर कोई घायल हुआ है तो वह सुनिश्चित करे कि उसे उचित इलाज दिया जाए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार में चुनावी नतीजे में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बम्पर जीत के बाद गठबंधन दलों रिश्तों में विश्वास की कमी साफ आ रही है। बिहार की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब बम्पर जीत के बाद जब CM राज्यपाल से मिले तो उन्हें सरकार को भंग करने की सिफारिश और न कि अपना इस्तीफा सौंपा, बल्कि राज्यपाल को यह जानकारी दी गई कि 19 नवंबर को इस्तीफा सौंपा जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 नवंबर 2025 को राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान से मुलाकात के बाद इस्तीफा नहीं सौंपा। अपने आप में यह एक ऐसा अनोखा मामला कि राज्य सरकार की आखिर कैबिनेट बैठक हो उसमें मंत्रिमंडल को भंग करने का प्रस्ताव पारित हो, मुख्यमंत्री राज्यपाल से राज्य भवन में मुलाकात कर लेकर इस्तीफा न दे। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक में ये परंपरा चल रही है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाते हैं, वह लोकसभा या विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते हैं। हालांकि बिहार में 17 नवंबर 2025 को यह परंपरा टूट गई। CM राज्यपाल से मिले तो लेकिन इस्तीफे के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए 19 नवंबर को विधानसभा से विघटित यानी भंग होगी, तब तक वह मुख्यमंत्री रहे। चलिए बात करते हैं लखीसराय के
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। लखीसराय के एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में सूर्यगढ़ थाना पुलिस और एसटीएफ ने सूर्यगढ़ थाना इलाके के आनंदपुर गांव में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। साथ ही पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री संचालक समेत 6 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मिनी गन फैक्ट्री से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, अधूरी बनी 40 पिस्टल, 20 स्लाइडर, 45 बैरल, 21 बट ग्रिप, 10 बॉडी प्लेट, ड्रिप लेथ, मिलिंग मशीन, जनरेट साउंड बॉक्स और 2 बाइक समेत हथियारों बनाने वाले कई मशीनों को बरामद किया है। इस संबंध में लखीसराय के एसपी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस को यह सूचना मिली थी कि आनंदपुर गांव निवासी प्रेम कुमार के घर में कई महीनों से अवैध मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। इस सूचना के बाद एसटीएफ, एसओजी 1 पटना और लखीसराय जिला पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। लोकसभा के पूर्व सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता उदित राज ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव पर किए गए उनके दावों ने खलबली मचा दी है। राज ने दावा किया कि तेजस्वी जीते नहीं बल्कि जिताए गए ताकि चुनाव निष्पक्ष दिखे। उन्होंने कहा राजद नेता तेजस्वी यादव चुनाव नहीं जीते, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय निर्वाचन आयोग ने उनकी जीत सुनिश्चित की क्योंकि वह शाम तक पीछे चल रहे थे। अब इन्होंने सोचा कि चुनाव को जीत ठहराने और निष्पक्ष की दिखाने के लिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी जीत हो। राज ने कहा एसआईआर और ईवीएम का इस्तेमाल जीत सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है और वे भारत के संविधान को नष्ट कर देंगे। चुनाव पहले से ही तय कर चुके थे और उन्हें ठीक से पता था कि क्या हो। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। ओबरा के थानाध्यक्ष रहे ओम प्रकाश सिंह वर्ष 2010 में इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। 5 वर्ष विधायक रहे। थानाध्यक्ष रहते जनता के बीच लोकप्रिय सोम प्रकाश विधायक बनते ही अपने लोकप्रियता को खो दिए। ओबरा की जनता से संबंध तोड़ दिया। उन्हें लगा कि मैं जनहित में काम कर रहा हूं, परंतु जनता उनके कार्यों से आक्रोशित थी। सोम प्रकाश ने इस दौरान अपनी पार्टी बनाई और उसका नाम स्वराज पार्टी लोकतांत्रिक रखा। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में ओबरा से मैदान में आए तो जनता ने नकार दिया। विधायक रहे ओम प्रकाश को 10,114 मत मिले। वह मतों के मामले में चौथे नंबर पर रहे। राजद के वीरेंद्र कुमार सिन्हा विधायक बने। वर्ष 2002 में एक बार फिर सोम प्रकाश ओबरा से चुनाव लड़े, परंतु इस बार जनता ने उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया। इस चुनाव में मात्र 4% मत आए। कुल 7,035 मत मिले। मतों के मामले में 6ठे स्थान पर रहे। लगातार हारने के बाद ओबरा से जुड़े कई बार आंदोलन किया, जनता के सुख दुख में जाते रहे, परंतु अपनी छाप बरकरार नहीं कर सके। ओबरा के व्यवसायी को जेल भेज सुर्खियों में आए। सोम प्रकाश इस बार चुनाव लड़े तो न सिर्फ चुनाव हार गए बल्कि जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। वर्ष 2025 के चुनाव में सोम प्रकाश को मात्र 1686 मत मिले। वह कहा जा रहा है कि इनके साथ रहने वाले एक करते हटते चले गए, जिस कारण इस मतदाताओं ने वोट नहीं किया। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। संपन्न विधानसभा चुनाव में शिवहर से जदयू प्रत्याशी को जहां कई बूथों को छप्पर फाड़ के वोट मिले तो 26 बूथों पर मतों का आंकड़ा 50 के नीचे रहा है। वहीं 10 बूथों पर मतों का आंकड़ा 10 तक भी नहीं पहुंच सका है। डॉक्टर श्वेता को 113 बूथों पर 300 प्लस मत मिले। जदयू प्रत्याशी डॉक्टर श्वेता गुप्ता को बूथ संख्या 298 मध्य विद्यालय जहांगीरपुर दक्षिण बूथ पर सर्वाधिक 567 मत मिले। वहीं बूथ संख्या 178 उर्दू मदरसा सुगिया कटसरी पश्चिमी में मात्र 1 मत मिले। डॉक्टर श्वेता को 34 बूथों पर 400 प्लस व 3 बूथों पर 500 प्लस मत मिले। डॉक्टर श्वेता गुप्ता को बूथ संख्या 9 सामुदायिक भवन चिरेसिया में 46, बूथ संख्या 43 में मध्य विद्यालय में अम्बा शेख टोली पुरो पर 11, बूथ संख्या 94 राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय अम्बा शेख टोली पुराना भवन पर 2 संख्या। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली में लाल किला के पास हुए आतंकी धमाका और इसके बाद श्रीनगर में हुई विस्फोट को लेकर बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच का बड़ा बयान सामने आ गया है। मीर ने कहा कि भारत में हुआ हमला पाकिस्तान की ओर से युद्ध का ऐलान है। मीर यार ने कहा कि पिछले 78 सालों में दुनिया को पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए रखने से आतंकवाद, खून खराबा, अस्थिरता, परमाणु हथियार, ब्लैकमेलिंग की रणनीति और देश की गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के बोझ के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मीर ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसका इतिहास गढ़ा गया, जिसकी अर्थव्यवस्था बलूचिस्तान के विशाल संसाधनों के दोहन से चलती है, जिसकी सेना ने आतंकवादी समूह को बढ़ावा दिया और ट्रेनिंग दी, जिससे कभी न खत्म होने वाले संघर्ष का एक चक्कर चलता रहता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत में 1990 के दशक जैसी स्थितियां पैदा करने के लिए तैयार है।
बात करते हैं इस वक्त की चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरांगना उदा देवी के अदम्य एहसास को प्रणाम किया। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों से लड़ते हुए उदा देवी के पति मक्का पास लखनऊ के पास शहीद हो गए थे। शहीद पति का निर्जीव शरीर देखकर उनकी हिम्मत टूटी नहीं बल्कि और बढ़ गई। उन्होंने साहस और उनकी प्रतिज्ञा की अपने पति की शहादत का बदला लेती रहेंगी और उन्होंने बदला लिया कि वीरांगना उदा देवी ने अप्रतिम पराक्रम और अदम्य साहस से न सिर्फ अंग्रेज सेना को धूल चटाई बल्कि राष्ट्र प्रेम का एक ऐसा मानक स्थापित किया जो अनंत काल तक भारत के हर नागरिक को प्रेरणा देता रहेगा। उदा देवी ने अकेले 36 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की थी। नमस्कार, आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल ट्रेंडिंग से टक्कर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो कि आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और पाइए हर लेटेस्ट बड़ी खबर। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के अगली खबर के बारे में।